नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ही मिनटों में 5 सबसे जरूरी फंडामेंटल अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर किए गए। हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब ये जो अधिकार है, ये अधिकारों में कुछ बदलाव लाए गए हैं ओवर द ईयर्स, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो है आर्टिकल 15(4) छोड़ दो, आप ये समझो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या बदलाव लाए गए वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला संविधान का जो बदलाव हुआ उसमें एक चीज चेंज करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29, इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का इंपैक्ट चेंज किया गया। रीजन, आर्टिकल 15 कहता है दैट स्टेट यानी कि सरकार शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड होता है आर्टिकल 29 में भी, क्योंकि आर्टिकल 29 का क्लॉज नंबर 2 कहता है कि नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज रन बाय द स्टेट कैन डिसअलाउ और कैन रिफ्यूज एडमिशन टू एनी स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करनी है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस संविधान के इस आर्टिकल में। ऐसा ही हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 में क्लॉज नंबर 4 ऐड किया गया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के लिए यदि कोई भी प्रोविजन किया जाता है उनके एडवांसमेंट में, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब एक एग्जेम्पशन निकाल दी गई। दिस वाज डन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंडली, आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज नंबर 6 के अंदर कुछ चेंज लाया गया। आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड लास्टली सबसे आखिर में फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन या ट्रेड। अब ये ऑक्यूपेशन या ट्रेड की जो आजादी थी उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी आने लग गई आजादी के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस या प्राइवेट सेक्टर मिल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, इन सभी को सरकार नेशनलाइज कर रही थी, यानी इन सभी को सरकार अपने कंट्रोल में लेके आ रही थी, या तो कुछ शेयर्स उनके खरीद के या एक कानून निकाल के बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को वायलेशन माना गया राइट टू ऑक्यूपेशन का, इसीलिए कोर्ट में ढेर सारे केसेस हुए। ठीक है, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज कि सरकार ने सोचा कि पार्लियामेंट के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट लिख देते हैं और ये कह देते हैं कि अगर स्टेट यानी कि सरकार किसी भी ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी को खुद चलाना चाहता है और प्राइवेट सेक्टर को वो चलाने नहीं देना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू ऑक्यूपेशन। यही चीज फर्स्ट अमेंडमेंट से डाली गई। तो आप देख रहे हो फर्स्ट अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंज लाया जा रहा है। Another thing that was added by the first amendment were Article 31A and 31B। जैसा कि शायद आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में से एक राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी 2 आर्टिकल्स में पाया जाता था, आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर। इसमें यह कहा जाता था कि किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी को खरीदना, अपने पास रखना और इसे डिस्पोज करना उसका फंडामेंटल राइट है, और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट की तरह उसके पास रहेगी। लेकिन आपको पता है कि आजादी के बाद सरकार ने कोशिश की कि जिन लोगों के पास ढेर सारी जमीनें थीं, उन जमीनों के ऊपर एक लिमिट, सीलिंग लिमिट लगाई जाए और उस लिमिट से ज्यादा जो एक्सेस जमीन है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाए। ऐसा करते हुए बहुत सारे केसेस सरकार के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज दे वर टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके लिए सरकार ने एग्जेम्पशंस निकाल दिए, है ना। तो आर्टिकल 31A और 31B के अंदर आप देखोगे कि देयर आर एग्जेम्पशंस दैट आर देयर। आर्टिकल 31A कहता है
कि हम 5 पर्पसेस बताते हैं, अगर उन 5 पर्पसेस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर करती है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट किसी के जमीन या एस्टेट को खरीद लेती है, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को और उसकी मैनेजमेंट को ले लेती है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के वायलेशन नहीं कहा जाएगा। दूसरा एग्जेम्पशन कार्व आउट किया जाता है आर्टिकल 31B के अंदर, मतलब 2 नए आर्टिकल आ गए, 31A 31B। दूसरे एग्जेम्पशन में कहा जाता है कि हम संविधान में एक शेड्यूल ऐड कर रहे हैं। संविधान के आखिर में 12 शेड्यूल्स की लिस्ट है, जिसमें से 8 शेड्यूल्स ओरिजिनल संविधान में थे, 9th शेड्यूल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। यह कहा गया कि स्टेट और सेंटर के बनाए गए कोई भी कानून जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, they will get immunity from being challenged that they violate fundamental rights। इसका मतलब यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते भी होंगे तो भी उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कौन से कानूनों को? जिनको 9th शेड्यूल में जाना जाएगा। 9th शेड्यूल की अपनी एक अलग कहानी है, यदि आप चाहते हो कि मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूं तो कमेंट्स में 9th शेड्यूल जरूर लिख दीजिएगा। खैर, वापस आता हूं। इस 31A और 31B के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट की कहानी होती है समाप्त इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट फर्स्ट अमेंडमेंट हैज डन अदर चेंजेस एज वेल व्हिच वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। एक लास्ट रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि हमारा आखिरी लाइव बैच 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है। इस बैच के अंदर जनरल स्टडीज प्लस एसए का आपको कंटेंट प्लस लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग और मेंटोरशिप सेशंस मिलने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं 10% डिस्काउंट फिलहाल इस पे चल रहा है, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट विच आई वांट टू डिस्कस वाज द 44th अमेंडमेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज 44th अमेंडमेंट 1978 में आता है और एक गैप छोड़ जाता है फंडामेंटल राइट्स में, एंड दैट गैप इज आर्टिकल 19(1)(f). अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल 31। ये दोनों हटा दिए जाते हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन से उसे रिमूव कर दिया गया। नो, राइट टू प्रॉपर्टी इज देन एडेड इन आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में चला जाता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट तो 12 से लेके 35 तक ही है। ये जो चेंज लाया गया ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। 44th अमेंडमेंट से एक और चीज की गई। आपको पता है कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की आजादी है, और ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेसिफिकली एक पॉइंट ऐड किया गया कि यदि सरकार माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है तो उन्हें कंपनसेशन इस प्रकार से देना होगा तो कि उनका जो अधिकार है वो वायलेट ना हो। इसका मतलब whenever they are providing any kind of compensation for acquiring the property of a minority education institution, the compensation amount should take into consideration कि अब ये लोग स्कूल बना पाएंगे या नहीं, या हमने इनके अधिकार को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने के अधिकार को वायलेट किया है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान करने पड़ेंगे by giving that compensation। ये चीज आप यहां पे देख सकते हैं। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, इसलिए मैं इसको बस एक एडिशनल तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था दैट हैड कम ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, और इमरजेंसी के दौरान बहुत कोशिश की गई थी कि कोर्ट्स और अदालत की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ऐसा ही कुछ कोशिश किया गया बाय एडिंग आर्टिकल 32A। आर्टिकल 32 के बारे में हम जानते हैं, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली रिट इशू करने की पावर देता है उन केसेस में जहां इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अब यहां एक एक्सेप्शन ऐड की। क्या एक्सेप्शन? कि स्टेट के बनाए गए कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कंसिडर नहीं की जाएगी अंडर आर्टिकल 32। मतलब द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज दैट आर मेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 32। इसका मतलब एक तरीके से इस रिट पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई, बट 1977 में इसे हटा दिया गया। दिस वाज रिमूव्ड, बेसिकली इट वाज टेकन अवे बाय द 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, गौर देने वाली बात यह है कि आगे जाके फ्यूचर में 1997 में आप ये देखोगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर जो रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी जाती है, उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल सामने लाया था? विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट इन फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखते हैं। हमने कौन कौन से देख लिए? फर्स्ट अमेंडमेंट देखा, 44th अमेंडमेंट देखा, 42nd अमेंडमेंट देखा। अब 86th अमेंडमेंट देखते हैं। 86th इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्टिकल 21 में ये 21A ऐड करता है और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे और उसके लिए कानून बनाए। कानून बना राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगेन अनदर अमेंडमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। 97th अमेंडमेंट ने बहुत सारे बदलाव किए। इनफैक्ट उसने एक अलग से पार्ट ऐड कर दिया संविधान में रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 43 भी ऐड किया। बट मोर इंपॉर्टेंटली उसने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया। इसका मतलब भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना यह आपका फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19(1)(c) के द्वारा इसे दिया जाता है। दिस वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 2019 में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में दो चेंजेस लाए गए बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। 2019 के इस अमेंडमेंट से यह कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, उनमें से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। This was added specifically so that no one could challenge its validity against Article 15 and 16। साल 2022 में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे एक ठप्पा लगा दिया। आगे के लेक्चर्स में हम और चीजें डिस्कस करते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं डिस्कस करूं बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के अंदर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।